A very good morning to all dear students. Students, let's discuss the next classification of earthen dam, that is a zone type dam. Now, what is the zone type dam? Actually, in this, we have zoned the homogeneous part of the dam. Okay, we have zoned it into several parts. Okay, so the central part of the dam is constructed of the impervious uh, layer. It is constructed of the it is consist of a central impervious core that is made up of a puddle clay. Actually, this is the central portion which is called as an impervious core, and it is prepared by or made up of a puddled clay. Okay, this is completely a clay portion that has been uh, compacted and deposited at this place. Okay, within this range. Okay, next it is followed by a transition filter. It is followed by a transition filter. Okay, this is followed by a transition filter. This transition filter is made up of coarse sand and gravel. क्या होगा, ये क्ले का पोर्शन है, इसको बॉर्डर दे दी जाती है विथ कोर्स सैंड एंड ग्रेवल विच इज वेल कॉम्पैक्टेड, जिससे क्या होता है, ये मटेरियल यहाँ का यही रहता है और इसको एक सॉलिडिफिकेशन मिल जाता है, एक रिजिडिटी मिल जाती है. ओके, द आउटर पोर्शन ऑफ द डैम, इज कंस्ट्रक्टेड विथ अ परवियस शेल. इसकी बात कर रहा है, द आउटर पोर्शन of the dam is constructed with a pervious shell. जो क्या होता है, actually it is a mixture of earth, sand and gravel. ये अर्थ सैंड ग्रेवल का भर के इतना बना दिया जाता है. ओके, ये जो है सेंट्रल पोर्शन, इट इज मोस्टली अ ट्रेपेजोइडल शेप और इसके विड्थ डिपेंड ऑन द सीपेज कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, its width depend upon the seepage characteristics. Okay, of the soil mixture on the upstream side. जैसे कि ये अपस्ट्रीम साइड है, यहाँ पे सॉइल मिक्सचर क्या है आपका, वो देखा जाता है. जैसे कि आपका सॉइल मिक्सचर क्या डाला हुआ है, यहाँ पे सैंड है, अर्थ है, ग्रेवल है. ओके, तो हमको पता है इसके थ्रू पानी पास हो जाएगा, इससे पानी आगे सीप होने लगेगा. तो क्या करते हैं हम, इसकी वेट तो थोड़ी बड़ी कर देते हैं, ऐसी कर देते हैं कि इससे पानी आगे पास ना करे. ठीक है, फिर यहाँ पानी आता ही नहीं है. ठीक है, सो its width depend upon the seepage characteristic of the soil mixture on the upstream side. यहाँ पे क्या सीपेज कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर इसकी विड्थ डिपेंड करती है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. Next, the last thing which is to be discussed in this section is the impervious core is also extended below the base to control the subsoil seepage. नीचे से भी अगर सीपेज होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पानी जो जा रहा है, वो नीचे जो सीप होगा, तो नीचे से यहाँ से कहीं से बहने लगेगा और यहाँ से वो पानी आगे बढ़ जाएगा और क्या करेगा, डैम को वीक कर देगा. तो क्या करते हैं, ये इम्परवियस कोर को हम डेप्थ तक डालते हैं ताकि वो नीचे से भी सीप ना करे. दिस इज कॉल्ड एज अ जोन टाइप डैम. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट classification, that is the diaphragm type earthen dam. So let's discuss about this diaphragm type of dam. Actually, it is just similar to the zone type dam, which says there is an impervious core. So here again, it is an impervious core, but in the rectangular form, in the pile form, there will be a diaphragm wall or an impervious core. This is actually an impervious core, which is also called as a diaphragm wall now. Okay, it is provided, which is constructed either of bitumen, okay, either of concrete, okay, और ऑफ अ पडल क्ले, जो कि पहले भी था. तो पडल क्ले का बनेगा या बिटुमिन का बनेगा या कंक्रीट का बनेगा. मोस्टली इसको कंक्रीट का बनाया जाता है. इसकी विड्थ यूजुअली 3 मीटर रखी जाती है, इससे ज्यादा नहीं. अगेन आगे आगे पीछे इसके परवियस शेल रहता है, जो कि सैंड, अर्थ और ग्रेवल का ही बना होता है. ठीक है, फिर वही चीज के इसको हम एट द डेप्थ लेकर जाते हैं ताकि नीचे से भी सब सॉइल सीपेजेस ना हो. सब सॉइल सीपेजेस को अवॉइड करने के लिए इसको नीचे लेके चले जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसमें एडिशनली ये बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोन ब्लैंकेट. यहाँ स्टोन ब्लैंकेट देते हैं किस वजह से, ताकि अगर यहाँ पानी जमा हो रहा है तो ये नीचे का पोर्शन ना तोड़ दे. क्योंकि क्या होता है, नीचे का पोर्शन आपका इरोड होते चला जाता है, गीला होने की वजह से, वो लूज होने की वजह से इरोड होके बहने लग जाता है. तो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोन ब्लैंकेट प्रोवाइड कर देते ताकि यहाँ पे जब पानी जमा भी रहे तो ये नीचे का पोर्शन लूज होके इरोड होके निकल ना जाए. ठीक है ना. अगेन दिस इज अ स्टोन पिचिंग, जो कि पहले भी प्रोवाइडेड थी इन अ जोन टाइप डैम. दिस इज प्रोवाइडेड फॉर व्हाट रीजन, फॉर रेजिस्टिंग द इरोजन विच इज कॉजिंग ड्यू टू दिस वेव्स.
which is causing due to this water waves. तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर पड़ेंगी वाटर वेव्स तो ये इरोड हो जाएगा, ये कट के निकलने लगेगा परवियस शेल, जो कि सैंड और अर्थ और ग्रेवल का ही बना हुआ है। तो क्या करते हैं, ये स्टोन पेजिंग प्रोवाइड करे ताकि डायरेक्ट इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। That's it about the diaphragm wall. There is nothing new in it. It is just similar to the zone type earthen dam. Okay, so that's it. Let's come to the next thing, that is the phreatic line in an earthen dam. Now what is this phreatic line in an earthen dam? आप सबको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया that if this is a water level, you will find that the water will start seeping into the body of the dam, earthen dam. So क्या होगा, ये नीचे से पानी अंदर एंटर करने लगेगा, और phreatic line is the top line, the topmost line of the seepage. The topmost line of the seepage. It should be well within the body of the dam. To make it well within the body of the dam, you will have to increase the width of the dam. That is it. Okay. And to resist the seepage, you also need to modify the materials which are required to be deposited for making this dam. Okay. So that's it about the phreatic line. It has already been told to you कि ये क्या चीज है, ठीक है. So not required to be discussed again. जनरली इसका शेप इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला ही रहता है, ये इस तरीके का ही बनता है, पैराबोला टाइप. ये ऊपर का पोर्शन ड्राई रहता है, नीचे का पोर्शन पानी से सीप होते जाता है. ऊपर रेन की वजह से इरोड हो सकता है, ये वाटर डिपोजिट बिकॉज ऑफ रेन, जो वाटर यहाँ डिपोजिट होता है इसलिए ये इरोड हो सकता है. दैट इज अनदर थिंग. phreatic लाइन आपको समझ गया क्या चीज है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फेलियर इन earthen dam. नाउ व्हाट इज दिस फेलियर? earthen dam तो फेल होने वाले, काफी सारी चीजें हो सकती है उसके लिए, जो पैरामीटर्स बन सकते हैं फॉर द फेलियर ऑफ द earthen dam. सो लेट्स स्टार्ट विद इट वन बाय वन. सो वेरी फर्स्ट इज द hydraulic failure. Now what is this hydraulic failure? The failure due to erosion, the failure due to water, the erosion which takes place due to the water waves, due to the water pressure, that is called as the hydraulic failure. Okay, so let's start with it. So the first hydraulic failure, see, hydraulic failure is what? It is the surface erosion of the dam by water. It is the surface erosion of the dam by water. What are the causes of hydraulic failure? Hydraulic failure यानी कि surface erosion किस वजह से होते हैं वो बता रहा है. तो very first बता रहा है कि overtopping. See, overtopping is the most common type of dam failure. सबसे easy जो डैम फेलियर होता है वो ओवरटॉपिंग. अगर देखिए, अगर आपका अर्दन डैम है, अर्दन डैम अगर ओवरटॉप हो रहा है यानी कि इसके ऊपर से पानी बह जा रहा है, सो वो क्या करेगा, पूरा डैम गीला कर देगा. पूरा डैम गीला हो गया, मटेरियल लूज हो जाएगा पूरा, और वो बहुत इजीली इरोड हो जाएगा. ओके, तो ओवरटॉपिंग नहीं होने देना है. बट ओवरटॉपिंग होती किस वजह से? द अर्थ डैम मे गेट ओवरटॉप बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन? इफ द डिजाइन फ्लड इज अंडर एस्टिमेटेड. देखिए, अगर डिजाइन फ्लड, अगर फ्लड आपने एस्टिमेट किया था और वो एस्टिमेशन के हिसाब से आपने डैम बना दिया, इतनी हाइट रख लिया, लेकिन अगर एस्टिमेटेड फ्लड अंडर एस्टिमेट हो गया तो क्या होगा, पानी ऊपर से जाना चालू कर देगा और डैम आपका भीग जाएगा और फिर इरोजन चालू हो जाएंगे. नेक्स्ट, इफ द स्पिलवे इज ऑफ इनसफिशिएंट कैपेसिटी. देखिए, अर्दन डैम के साइड से हम स्पिलवेज प्रोवाइड करते हैं, तो स्पिलवेज की कैपेसिटी अगर कम रहेगी तो क्या होगा, पानी, अगर स्पिलवेज की कैपेसिटी कम रहेगी यानी आजू बाजू से अगर पानी, यहाँ देखिए ये डैम है अगर, तो यहाँ से हम साइड से स्पिलवेज देते हैं, ये साइड से स्पिलवेज देते हैं, तो अगर ये स्पिलवेज की कैपेसिटी कम रहेगी तो क्या होगा, यहाँ का वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा, और वाटर लेवल और पानी आ ही रहा है, तो वाटर लेवल बढ़ते बढ़ते वो ओवरटॉपिंग चालू हो जाएगी. करेक्ट है. सो दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई ओवरटॉपिंग टेक्स प्लेस इफ द स्पिलवे इज ऑफ इनसफिशिएंट कैपेसिटी. नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द रीजन? ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ साइड स्पिलवेज. अगर साइड स्पिलवेज की ऑपरेशन ही आप बराबर से नहीं कर रहे हो तो भी पानी चढ़ता चला जाएगा और ओवरटॉप हो जाएगा. अगर फ्री बोर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप, या इनसफिशिएंट फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हो, तब भी ओवरटॉपिंग हो जाएगी. करेक्ट है. और अगर फाउंडेशन सेटल हो जाता है, अर्दन डैम जो आपने बनाया है उसका फाउंडेशन जो यहाँ था अब वो सेटल हो गया और नीचे हो गया, तो आपकी हाइट तो कम हो गई, हाइट कम हो गई तो ओवरटॉपिंग के पूरे पूरे चांसेस है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वेव इरोजन. ओके, नाउ व्हाट इज दिस वेव इरोजन? देखिए, वेव इरोजन में क्या होता है, वेव इरोजन कहाँ हो गए, विंड कहाँ पे काम करेगी? विंड
डेवलप करती है वेव्स। विंड क्या करती है, वेव्स को डेवलप करती है पानी में, जो कि कहाँ पे होती है, नियर द टॉप वाटर सरफेस। ये टॉप वाटर सरफेस पे आपके वेव्स डेवलप होती है ना, तो ये क्या करती है, ये नॉच आउट करती है सॉइल को फ्रॉम द अपस्ट्रीम स्लोप। इन केस कब, जब स्लो प्रोटेक्शन आप यानी कि स्टोन पिचिंग आप प्रोवाइड नहीं करते हो तब, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव कटिंग स्लोइंग क्या करती है, ये आपके फ्री बोर्ड को तोड़ डालती है। ये देखिए आप, आपकी जो फ्री बोर्ड्स है, ये फ्री बोर्ड्स को ये तोड़ डालती है। कंटिन्यूस कटिंग स्लोइंग क्या करती है, इट विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय द फ्री बोर्ड एंड इसकी वजह से पानी ऊपर से चढ़ने लग जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस वेव्स जो आपके टॉप नॉच पे पड़ रही है, यहाँ से इसको इरोड करने लग जाएगी और कंटिन्यूस कटिंग 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 फ्री बोर्ड की होने की वजह से पानी ओवरटॉपिंग होना चालू हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन जिससे हाइड्रोलिक फेलियर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग दैट इज गलीइंग। नाउ व्हाट इज दिस गलीइंग? So the next type of failure is the gullying. Gullying is another form of erosion that takes place at the downstream side, at the downstream portion of the embankment due to heavy rain. What happens due to heavy rain? You will find that there is a cutting and the gullying, the formation of gullying that is taking places at the toe side of the earthen dam, at the downstream side of the earthen dam. So what do? You generally provide the turfing over here, which is again a stone pitching that we provide at the downstream side of the earthen dam in order to prevent the formation of gullies. Okay. Also, we provide the berms over here so as not let the water to get accumulated, more and more water to get accumulated at the toe side of the earthen dam. Okay. So what we do, we provide the turfing and berms at certain intervals. Intervals one after the other at the certain intervals we provide these berms in order to prevent uh, the accumulation of water as a whole at the downstream side, at the toe side of the earthen dam. So that is what the gullies means. That is gullying means, that is the formation of gullies and the erosion of the toe side of the earthen dam due to heavy rains and consequent runoff. Okay, because of that. So that is all about gullying. So next type of erosion is called as a toe erosion. If the downstream toe of an earthen dam is not properly protected, अगर आप डाउनस्ट्रीम टो को अगर प्रॉपरली प्रोटेक्ट ना करो, सो इट मे बी इरोडेड ड्यू टू टेल वाटर। जो पानी वहां पे रुका हुआ रहता है हमेशा के लिए, वो उसकी वजह से वो इरोड होना चालू हो जाएगा। एंड ऑल्सो ड्यू टू क्रॉस करंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम स्पिलवे। वाटर जो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द स्पिलवे, ओके, उसकी वजह से क्रॉस करंट, पीछे करंट फॉर्म होता है। क्या होता है देखिए, ये डैम के सामने से साइड से जो स्पिलवे जाता है वो टो पे ही खुलता है, तो टो के पास क्रॉस करंट्स क्रिएट होते हैं, जिस वजह से जो डाउनस्ट्रीम टो होता है वो इरोड होना चालू होता है। तो बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड वाटर जो वहां पर रुका हुआ है, दैट वाटर, एंड बिकॉज ऑफ द क्रॉस करंट्स यू विल फाइंड दैट द टो पोर्शन ऑफ द डैम इज गेटिंग इरोडेड। Okay, so that is called as a toe erosion, which takes place due to already accumulated water and due to the cross currents. Okay, so that is all about the hydraulic failures, which was including the overtopping, wave erosions, gullying, and toe erosions. Next sort of failure is called as a seepage failure, which takes place within the body of the dam. Okay, one is called as piping. पाइपिंग आप सबको पता है क्या चीज होती है। सी पाइपिंग क्या होता है आपको सबको पता है। इट इज अ प्रोग्रेसिव इरोजन। देखिए इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज पाइपिंग विच टेक्स प्लेस आइदर विद इन द बॉडी ऑफ द डैम और राइट फ्रॉम द अपस्ट्रीम टू द डाउनस्ट्रीम साइड, जो बेस से होके निकलता है। ठीक है ना, थ्रू द सबसॉइल। देयर इज द सबसॉइल पाइपिंग एंड अ पाइपिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम। ओके, सो व्हाट इज इट? इट इज अ प्रोग्रेसिव इरोजन, ठीक है ना, कॉज थ्रू एन अर्थ। या तो अर्थ से होगा या तो उसके फाउंडेशन से होगा। कॉज थ्रू द अर्थ एंड इट्स फाउंडेशन बाय द वाटर जो सीप हो रहा है थ्रू द बॉडी या तो उसके फाउंडेशन से। पाइपिंग जो है मोस्टली किस वजह से होती है? लीक्स की वजह से। जो लीक्स आपके होते हैं, अगर कॉम्पैक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ तो क्या होगा, अंदर लीकेज होता चला जाएगा, और लीकेज क्या करेगा, वहां का सॉइल को तोड़ता चला जाएगा, इरोड करता चला जाएगा और वहां पे गैप और होल बना देगा। दैट इज कॉल्ड एज अ पाइपिंग। लीक की वजह से ये पाइपिंग होती है।
either through the body or through the foundation. Okay, the common cause of development of leak का सबसे common cause है पुअर कंस्ट्रक्शन कंट्रोल. अगर आपने प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं किया उस वजह से कोई एनिमल घुस के, जैसे कि माउस हो गया, वो अंदर खोदते चला जा रहा है. ओके, डिगिंग करते चला जा रहा है, उस वजह से भी हो सकता है. रूट्स वगैरह अवेलेबल है तो उस वजह से होता है कि रूट्स जब फैलती है तो वहाँ की सॉइल को लूज कर देती है, और सॉइल लूज होगी तो इरोड होके बाहर निकलते चली जाएगी और वहाँ पे पाइपिंग होते चली जाएंगी. पॉकेट्स ऑफ ग्रेवल, ग्रेवल्स के बीच की जो जगह होती है, बोल्डर्स के बीच में जो गैप्स होते हैं, उस वजह से भी हम पाइपिंग क्रिएट होता है. So that is the reason because of which the piping failure takes place. Next is the slowing failure. Now what is this slowing failure? Slowing बोले तो टूट के गिरना. Slowing का सबसे easy अगर मैं नाम बोलूं तो वो है टूट के गिरना. ठीक है, तो slowing may be defined as the falling away of soil mass of an earthen dam. Okay, slowing may take place when under the full reservoir condition. The slowing may take place when under the FRL most of the downstream portion of the dam become saturated. Most of the downstream portion of the dam becomes saturated and continuously remain in same state, due to which the soil mass gets softened and gets separated apart, resulting in failure. क्या मतलब हो रहा है? जब पूरा फुल लेवल पे रहेगी, देखिए यहाँ वाटर जमा है अप टू FRL, पाइपिंग होती चली जाएगी. ठीक है, ये क्या करेगा, ये मोस्ट यहाँ से पानी जब निकलेगा तो पहले तो फ्रेटिक लाइन अंदर ही रहेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ फ्रेटिक लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और वो डाउनस्ट्रीम पोर्शन को गीला करना चालू कर देंगे. डाउनस्ट्रीम पोर्शन ऑफ द डैम विल गेट सैचुरेटेड एंड कंटिन्यूसली रिमेन इन दैट स्टेट, और कंटिन्यूसली उसी स्टेट में रहेगी, सैचुरेटेड स्टेट में, जिसके वजह से क्या होगा, तो सॉइल मास विल गेट सॉफन. इसका जो सॉइल है पूरा सॉफन हो जाएगा और स्टार्ट करेगा सेपरेट होना, यानी उखड़ने लगेगा, एक दूसरे की कोहेसिवनेस जो है वो छूटने लगेगी और वो फॉल अपार्ट होने लगेगा, विच इज कॉल्ड एज स्लोइंग. किस वजह से हो रहा है, FRL तक पानी जमा है, हमेशा के लिए जमा है, फ्रेटिक लाइन आगे बढ़ते चले जा रही है, इस वजह से स्लोइंग होगा. देखिए यहाँ पानी जमा था, पहले इधर तक फ्रेटिक लाइन थी, वक्त के साथ साथ यहाँ हो गई, वक्त के साथ साथ यहाँ हो गई, वक्त के साथ साथ यहाँ हो गई, तो क्या होगा, ये जो सॉइल है ये धीरे धीरे, क्योंकि सॉफन हो चुकी है, अब ये धीरे 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 फॉल अपार्ट फॉल अपार्ट फॉल अपार्ट होने लगेगी और यहाँ से गिर के यहाँ जमने लगेगी. दिस कॉल्ड एज द स्लोइंग. ये कब होता है ज्यादातर, दिस मोस्टली हैपन व्हेन द सॉइल चूजन इज एक्सट्रीमली परवियस. जब आपने एकदम परवियस सॉइल लिया, पानी उसमें से घुसते चला जा रहा है, घुसते चला जा रहा है, तो इस तरीके का काम हो जाएगा. ओके, सो these were the failures in earthen dam. Now we'll discuss about the criteria for the safe design of earthen dam. कि हमको क्या criteria को consideration में लेना पड़ेगा for the safe design of an earthen dam. So, for the safety of the dam, there should be some measures which must be taken into consideration. ये criteria को आपको हमेशा ख्याल में रखना चाहिए. Very first thing, overtopping कभी नहीं होनी चाहिए. Overtopping के लिए जो भी measures है आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है ना. आइदर ड्यू टू फ्लड जो ओवरटॉपिंग होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, और वेव एक्शंस की वजह से, जो हमने अभी डिस्कस किया कि वेव एक्शंस की वजह से क्या होता है, यहाँ देखिए हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. ये वेव एक्शंस की वजह से क्या होता है, आपका फ्री बोर्ड टूट जाता है, जिस वजह से ओवरटॉपिंग होती है. तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. या तो फ्लड की वजह से ओवरटॉपिंग होगा जो आपको अवॉइड करवाना है एनी हाउ, और ड्यू टू वेव एक्शन वो भी अवॉइड कराना है. फ्रेटिक लाइन, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है, शुड बी वेल विद इन द डाउनस्ट्रीम फेज, शुड बी वेल विद इन द बॉडी ऑफ द डैम बोलो, सो दैट कोई स्लोइंग वगैरह ना हो. यानी कि जो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये वेल विद इन द बॉडी रहना चाहिए ताकि इधर ना बहे, ताकि स्लोइंग ना हो. ओके, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप मस्ट बी स्टेबल अंडर क्रिटिकल और एडवर्स कंडीशन. यानी कि स्टोन पिचिंग, स्टोन ब्लैंकेट्स वगैरह प्रोवाइड करो ताकि आपकी स्लोप हमेशा स्टेबल रहे, टूटी फूटी ना जाए. ठीक है. शेयर स्ट्रेसेस मस्ट बी सेफ. शेयर स्ट्रेस कभी नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि उसकी विड्थ ऐसी रखो कि शेयर स्ट्रेसेस मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ परमिसेबल लिमिट. ओके. Next thing, there should be no opportunity for what? For the free passage of water. For the free passage of water. कहाँ से कहाँ? From the upstream to downstream. ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि पानी यहाँ से बॉडी के ऊपर से या बॉडी के अंदर से पास हो, from upstream to downstream.
या तो या डैम के अंदर से या फाउंडेशन में से, यानी कि कहने का मतलब सीपेज होने की कोई अपॉर्चुनिटी होनी ही नहीं चाहिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। नेक्स्ट थिंग, द अपस्ट्रीम स्लोप मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेव इरोजन, वेव एक्शन। ये चीज हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो गई फर्स्ट पॉइंट में कि वेव एक्शन की वजह से अपस्ट्रीम स्लोप आपकी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। द डैम एज अ होल शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक भी आए तो उसको भी रेजिस्ट करना चाहिए आपके डैम ने। सो दैट्स इट about the theory portion of your unit 3. In the next lecture we are going to head up for the unit 4. Okay, after all the theory portion of all the 6 units we will be heading towards the numerical part. Okay, so that's it for the unit 3. Thank you very much.